हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक सिद्धांतों की जो पुस्तक हमने शुरू की है उसमें हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं जो कि है समानता का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमने समानता के बहुत सारे एस्पेक्ट पढ़े। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक उठा के लाए हैं आपके लिए, और वो है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जिसको हम साम्यवाद के नाम से भी जानते हैं। लेकिन साम्यवाद जो है वो मार्क्सवाद का एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो मार्क्सवाद एक बड़ी विचारधारा। हम मार्क्सवाद समानता में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, आपकी बुक में सिर्फ इन 3-4 जो वाद हैं, जो परसेप्शन है, जो विचारधाराएं हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, उनका सिर्फ नाम दे के छोड़ दिया है या 1-2 लाइन दे दी गई है, तो आपको वो कहीं ना कहीं धारणा समझ में नहीं आएगी। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए कि वास्तव में मार्क्सवाद या साम्यवाद है क्या, ठीक है। तो हम क्यों पढ़े मार्क्सवाद को समानता में? मार्क्सवाद देखो एक ऐसी विचारधारा है, जब भी समाज में कोई विचारधारा आती है तो उसका असर किस पर पड़ता है? उसका असर पूरे समाज के रहने वाले लोगों पर पड़ता है। और मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कहीं ना कहीं सामाजिक समानता, नागरिक समानता और आर्थिक समानता, इन तीनों की बात की गई है। तो जब हमने स्वतंत्र समानता के आयाम पढ़े थे तो हमने 3 ही आयाम पढ़े थे: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। और मार्क्सवाद ऐसी विचारधारा है जो इन तीनों समानताओं की बात करती है। बल्कि ये कह सकते हैं कि मार्क्सवाद जो है वो पूरी तरह से समानता पर आधारित विचारधारा है। मार्क्सवाद पूरी तरह से समानता आधारित विचारधारा है। तो चलिए इसकी पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। मार्क्सवाद की शुरुआत किसने की थी? जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, मार्क्स जो है वो उसने शुरू की थी। मार्क्स के साथ जो है वो एंजेल्स नाम के विद्वान और थे। मार्क्स और एंजेल्स ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया और इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है पूरी तरह से अर्थव्यवस्था आधारित पुस्तक है, जिसमें मार्क्सवाद क्या है, क्यों है और क्यों होना चाहिए, इस पर पूरी तरह से वर्णन किया गया है। ये हम कह सकते हैं, दास कैपिटल को कई बार साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है, कि जो साम्यवाद में विश्वास करता है उसके लिए बाइबल जैसी है ये बुक, धर्म ग्रंथ है पूरी तरह से। तो जब हम मार्क्सवाद की बात करेंगे या साम्यवाद की बात करेंगे तो उसमें 2-3 चीजों का आपको शुरू करने से पहले ध्यान में रखना है। सबसे पहला ये कि मार्क्सवाद जो है वो एक अर्थव्यवस्था पर आधारित विचारधारा है। अर्थव्यवस्था पर आधारित है। दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि मार्क्सवाद जो है वो हमेशा से समानता पर बल देता है। इसीलिए तो हम इस चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं। अब ये समानता जो है वो राजनीतिक भी होती है, ये समानता आर्थिक भी होती है और ये समानता सामाजिक भी होती है। यानी कहने का मतलब मार्क्सवाद पूरी तरह से समानता आधारित विचारधारा है। मार्क्सवाद में एक और बात कही गई है कि जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधनों पर समाज में, राज्य में जितने भी उत्पादन के साधन होंगे उन पर राज्य का अधिकार रहेगा। ठीक है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क्सवाद जो है वो आधारित किस पर है? वर्ग संघर्ष पर। वर्ग संघर्ष पर आधारित विचारधारा है। अब क्या है वर्ग संघर्ष? देखो, सबसे पहले तो आपको ये बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। मार्क्स और एंजेल्स ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। उनकी बुक का नाम था दास कैपिटल, जिसमें मार्क्सवाद को अच्छी तरह से जो है पूरी तरह से इसको विवेचन किया गया है। मार्क्सवाद अर्थव्यवस्था पर आधारित विचारधारा है, समानता पर बल देती है। समानता राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हो सकती है।
और उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार हो, ये मार्क्सवाद का कहना है। और साथ ही साथ मार्क्सवाद जो है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित अवधारणा है। ये इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब वर्ग संघर्ष क्या होता है, देखो बात करते हैं। वर्ग संघर्ष क्या होता है? मार्क्स का एक कोटेशन, एक कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मार्क्स ने ये कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास, ये इतना इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप मार्क्सवाद की कहीं भी वर्णन करोगे ना, तो आपको ये कोटेशन जरूर लिखना है कि मानव सभ्यता का इतिहास वस्तुतः वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं क्या है, इन टोटलिटी वर्ग संघर्ष, ये जो वर्गों के बीच में संघर्ष होता रहा है, जो स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल, ये उसकी हिस्ट्री है। जो भी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इन वर्गों को, ये जो वर्ग है, कौन कौन से वर्ग है, मार्क्स का ये कहना है, आप कहीं भी देख लीजिए, अगर हम परिवार में जाएं तो वहां पर जनरेशंस के वर्ग बने होते हैं, यानी कि जो पीढ़ियां होती है, कि जो पुरानी पीढ़ी है वो हमेशा नई पीढ़ी से लड़ती रहती है। या फिर हम देखें लैंगिक रूप में देखें तो पुरुषों और महिलाओं में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शंस बने रहते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमीरों का गरीबों से हमेशा जो है संघर्ष बना रहता है। अगर समाज में बात करें तो जातियां अगर हैं तो जो अगड़े हैं उनका पिछड़ों के साथ हमेशा संघर्ष बना रहता है। राजा का प्रजा के साथ हमेशा संघर्ष बना रहता है। सत्ताधारियों का जो जिन पर सत्ता कर रहे हैं प्रजा होती है, उनके साथ हमेशा संघर्ष बना रहता है। तो मार्क्स का इंसानों का जानवरों के साथ संघर्ष बना रहता है। जानवरों में भी जो बलशाली है उनका कमजोरों के साथ संघर्ष बना रहता है। तो मार्क्स कहते हैं कि संघर्ष तो है जो वो हमेशा से ही मौजूद है। और संघर्ष किसमें है? वर्गों में। पूरी दुनिया जो है वो वर्गों में बटी हुई है और इन वर्गों में हमेशा से संघर्ष बना हुआ है। तो इसीलिए मार्क्स का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव सभ्यता का इतिहास वस्तुतः वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब अगर हम जिस साम्यवाद की जब बात करते हैं, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब आर्थिक विचारधारा की बात करते हैं, तो मार्क्स क्या करते हैं, इन वर्गों को दो हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहला वर्ग है बुर्जुआ, बुर्जुआ वर्ग, और दूसरे को उसने कहा है सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, ये नाम याद करने हैं आपको, ध्यान में रखना। अब क्या होते हैं बुर्जुआ वर्ग? बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है वह वर्ग जो संपन्न है, जिसके पास उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधनों का पूर्ण अधिकार है। उसको क्या कहा है मार्क्स ने? उसको मार्क्स ने कहा है बुर्जुआ वर्ग। यानी अगर संक्षेप में ये कहें तो बुर्जुआ वर्ग को हम पूंजीपति भी कह सकते हैं। बुर्जुआ वर्ग को पूंजीपति वर्ग भी कहा जा सकता है। ठीक है, नाम आपको बुर्जुआ ही याद रखना है। तो बुर्जुआ वर्ग कौन है? वो वर्ग जिसके जो साधन संपन्न है, जिसके पास उत्पादन के साधनों का सारा अधिकार जिस वर्ग के पास है, उसको मार्क्स ने कहा है बुर्जुआ वर्ग। और दूसरा वर्ग है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग कौन है? सर्वहारा वर्ग वह है, वह वर्ग जो मजदूरी करता है, जो मजदूरी करता है, उत्पादन करता है। वह वर्ग जो मजदूरी करता है, उत्पादन करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? लेकिन वह वर्ग साधनहीन है, साधनहीन है, लेकिन वह वर्ग
साधनहीन है, उसके पास कोई भी तरह के साधन नहीं है, यानी अगर इसको शॉर्ट में कहें तो इसको हम कह सकते हैं मजदूर वर्ग। ठीक है, तो मार्क्स ने क्या किया, समाज को दो वर्गों में बांट दिया, पहला बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग कौन सा है, वो जिसके पास सारे साधन हैं, जो संपन्न है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पूंजी है, जो पूंजी का निवेश करके नए नए उद्योग धंधे शुरू करता है, और जिसके पास उन साधनों पर पूरा अधिकार है, या पूंजीपति वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, पहला बुर्जुआ वर्ग। और दूसरा सर्वहारा वर्ग, जो कि मजदूरी करता है, उत्पादन करता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है कि वो उत्पादन के साधन शुरू कर सके, तो उसको क्या कहा है, मजदूर वर्ग भी हम कह सकते हैं। तो यानी मुख्य वर्ग जो समाज में दो है, वो है बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। अब जो मार्क्स ने कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास क्या है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कैसे है वर्ग संघर्ष का इतिहास, तो आपको पहले तो ये दो वर्ग याद करने हैं कि दो वर्ग कौन कौन से हैं, बुर्जुआ और सर्वहारा। जब आप इनके अर्थ और इनके नाम अच्छे से याद कर लोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों इसने वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा है। तो पहले आप ये याद करें, फिर देखते हैं आगे। अब अगर हम बात करें वर्ग संघर्ष के इतिहास की, वर्ग संघर्ष का इतिहास, जिस इतिहास की बात मार्क्स करता है कि ये जो पूरा मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो क्यों है वर्ग संघर्ष का इतिहास, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मार्क्स ने क्या कहा है, मार्क्स ने कहा है कि इतिहास हमेशा बदलता रहता है, या ये जो विश्व है, इस वैश्विक घटनाएं हमेशा बदलती रहती है। तो ऐसे में मार्क्स ने अवस्थाएं बताई है। अवस्थाएं क्या होती है कि भाई अब ये अवस्था है, अब फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो ऐसे में मार्क्स ने जो है 5 अवस्थाएं बताई हैं जो पूरे विश्व के इतिहास में दोहराई जाती है, यानी पूरे विश्व के इतिहास में सिर्फ 5 ही अवस्था होती है, जिसमें पहली अवस्था है आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था, या इसको हम आदिम साम्यवाद भी कह सकते हैं। आदिम साम्यवाद। दूसरी अवस्था है जिसको हम कह सकते हैं सामंतवादी अवस्था। सामंतवादी अवस्था। तीसरी अवस्था जिसको हम कह सकते हैं पूंजीपति वर्ग या पूंजीवादी अवस्था। चौथी अवस्था जिसको मार्क्स ने कहा है वो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। और चौथी आखिरी आदर्श अवस्था जो आएगी वो आएगी वापस साम्यवाद की। अब क्या है ये अवस्थाएं, क्यों मार्क्स ने इन अवस्थाओं को इस तरह से मेंशन किया है। देखो, मार्क्स का ये कहना है कि जो आदिम साम्यवाद था, आदिम साम्यवाद क्या था, आदिम साम्यवाद यानी ऐसी अवस्था जब मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं था, सिर्फ वो आदिम अवस्था में रहता था, जिसको हम प्रिमिटिव स्टेज ऑफ ह्यूमन साइंसेज या ह्यूमन एरा कहते हैं। प्रिमिटिव स्टेज जो है उसके अंदर मनुष्य क्या करता था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ जानवरों को मारता, खाता और अपना टाइम पास करता था। तो उस समय ना तो कोई उत्पादन के साधन थे, ना हमें सरकार की जरूरत थी, ना कुछ भी था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसको मार्क्स ने कहा है आदिम साम्यवाद, यानी प्रिमिटिव जो है कम्युनिज्म, उसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म की संज्ञा मार्क्स ने दी है। तो उस समय मानव क्या था, ना तो उसके पास उत्पादन के साधन थे, ना कोई साधन थे, ना पूंजी थी, और ना ही वर्ग थे। ठीक है, तो वो है आदिम साम्यवाद, या जिसको मार्क्स जो है बिल्कुल आदर्श अवस्था मानता है कि ये बड़ी आदर्श अवस्था है, ये बहुत ऐसी अवस्था है जो पाना ही इंसान का लक्ष्य है। तो मार्क्स ने उसे ऐसी अवस्था माना है।
ठीक है। उसके बाद में आई सामंतवादी अवस्था। सामंतवादी अवस्था किसे कहा गया? देखो, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, उसने पहले पहिए की खोज की, आग की खोज की, खेती करना सीखा। खेती करना जब उसने सीखा तो उसने कहा कि ये जमीन मेरी है, इस पे अब मैं खेती करूं। तो यानी धीरे धीरे क्या हुआ, अपना पराया, तुम्हारा मेरा, समाज, साथ में मिलकर रहना, परिवार, ये सब चीजें सामने आई। जब ये सब चीजें होने लगी तो इंसान ने क्या किया, फिर अपने लिए कुछ नियम बनाए, और उन नियमों में कुछ लोगों का तो जमीनों पर अधिकार हो गया और कुछ लोग उन जमीनों पर खेती करने लगे। तो ऐसे में जो है दो वर्ग बन गए। कौन कौन से वर्ग बने? पहला वर्ग था सामंतों का, सामंत या जिसको हम राजा भी कह सकते हैं, या जिसको हम शासक वर्ग भी कह सकते हैं। और दूसरा वर्ग जो था वो था प्रजा का, या जिसको हम शासित भी कह सकते हैं। तो इस तरह से दो वर्ग बन गए। अब देखो यहां से वर्गों की लड़ाई शुरू हो रही है ना, कि आदिम साम्यवाद, ना साधन, ना पूंजी, ना वर्ग, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती गई, उसने खोज की, उसने महसूस किया कि हमें कुछ नियम चाहिए, हमें समाज चाहिए, हमें परिवार चाहिए, तो क्या हुआ, वर्ग बने। पहला वर्ग था सामंतों का या शासकों या राजाओं का, और दूसरा वर्ग था प्रजा का, और जिसमें शासित थे। तो उसमें क्या है, सामंत जो है वो हमेशा से ही प्रजा पर अत्याचार करते थे। वो जैसे चाहे उनको काम में लेते, जिस तरह से चाहे वैसे उनके साथ बिहेव करते। तो ये हो गया उसका पहला वर्ग। तीसरा जो अवस्था आई वो थी पूंजीवादी अवस्था। अब पूंजीवादी अवस्था में क्या हुआ, देखो शासकों का जो है वो ज्यादा दिन नहीं चला। उसके बाद में उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार होता गया। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई वैसे वैसे क्या हुआ, उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार होता गया। तो ऐसे में दो वर्ग बने। कौन कौन से? पहला वर्ग तो बना पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग बना मजदूर वर्ग। तो ये दो वर्ग फिर से बन गए, ठीक है। और इनके बीच में फिर से वही बातें, वही झगड़े, क्योंकि पूंजीपति ये चाहता था कि भाई जितना ज्यादा हो सके मैं लाभ कमाऊं, मजदूरों को कम से कम मजदूरी दूं, और मजदूर ये चाहते थे कि लाभ में हमारा भी हिस्सा हो। अगर उनके लिए लाभ बढ़ रहा है तो हमारी मजदूरी भी बढ़े, हमारे लिए सुख सुविधाएं बढ़े। और वैसे भी ये होता है कि समाज का जो ऐसा वर्ग होता है जो साधनहीन होता है, वो हमेशा साधन संपन्न को देखकर यही सोचता है कि काश मेरे पास भी ये साधन होते। तो ऐसे में इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्शन शुरू हो गए। अब क्या हुआ, अब देखो मार्क्स ये कहता है कि ये तीनों अवस्थाएं तो आ चुकी है। ये तीनों अवस्थाएं तो हमारे इतिहास में जो है परिवर्तित हो चुकी है। हमें पता है आदिम साम्यवादी अवस्था भी थी, उसके बाद में जो सामंतवादी अवस्था वो भी आ चुकी है, पूंजीवाद को भी हम देख चुके हैं। अब ये जो दो अवस्थाएं हैं, ये मार्क्स कहता है कि अब आएंगी, अब इनका एग्जिस्टेंस अब होगा। कौन सा? सबसे पहली है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व से मतलब ये है, सर्वहारा वर्ग तो आप समझ गए कि यानी मजदूर वर्ग। अब मार्क्स ये कहता है कि जिस दिन पूंजीपतियों और मजदूरों में ये कॉन्फ्लिक्शन, ये झगड़ा, ये विवाद, ये जो सब संघर्ष है ये बढ़ता जाएगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि मजदूर वर्ग जो है वो इन सब पर अधिकार कर लेगा। मजदूर वर्ग का अधिकार हो जाएगा, मजदूर वर्ग का उत्पादन के साधनों पर अधिकार हो जाएगा। और इस अवस्था को मार्क्स कहता है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। इस अवस्था को मार्क्स कहता है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, ठीक है। तो ये कब आएगी? ये पूंजीवाद के बाद आने वाली अवस्था है। और लास्टली मार्क्स कहता है कि फिर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बात तो वही है कि झगड़ा तो फिर भी रहेगा, क्योंकि अगर मजदूर इन सबको ले लेंगे तो फिर पूंजीवादी भी उनसे संघर्ष करेंगे। तो ये आखिरी अवस्था नहीं है। आखिरी अवस्था मार्क्स कहता है कि साम्यवाद है। साम्यवाद में क्या होगा? साम्यवाद में मजदूर और पूंजीपति कोई नहीं रहेंगे, कोई वर्ग नहीं रहेगा। साम्यवाद में कोई वर्ग नहीं रहेगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे।
सबको जो है समान अवसर मिलेंगे, और ये जो सारा जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण राज्य का अधिकार होगा। एक सरकार का नहीं होगा, सिर्फ एक सरकार का नहीं होगा, सरकार तो सिर्फ जरिया होती है राज्य का, संपूर्ण राज्य का अधिकार होगा। तो अपने वर्ग संघर्ष के माध्यम से, वर्ग संघर्ष के इतिहास के माध्यम से मार्क्स समझाता है कि ये जो 5 अवस्थाएं हैं, जब ये 5 अवस्थाएं होंगी तब जाकर साम्यवाद की स्थापना होगी। और साम्यवाद क्या है? साम्यवाद वो है जब कोई भी तरह से किसी भी प्रकार का जो है वर्ग नहीं रहेगा, समान अधिकार होंगे, सबको समान अवसर मिलेंगे और उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण राज्य का अधिकार होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो उसको कहते हैं साम्यवाद। यानी कहने का मतलब साम्यवाद एक ऐसी स्थिति है जब कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं रहेगा, चाहे वो अमीर गरीब कह सकते हो, चाहे उसमें हम जो है ऊंचा या नीचा जाति का कह सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी वर्ग नहीं रहेगा जिसमें एक दूसरे के साथ झगड़ा हो। तो अगर वैचारिक दृष्टि से देखा जाए, अगर विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए, तो साम्यवाद रामराज्य जैसी परिकल्पना है कि जहां पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, सब कुछ समान है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखें तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना अधिकार किसी चीज पर छोड़ना क्यों चाहेगा। हालांकि ये जो विचारधारा है, ये अगर कहा जाए कि आर्थिक विचारधाराओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी विचारधारा के आधार पर सोवियत संघ का जन्म हुआ था, और सोवियत संघ ने कई सालों तक इसी विचारधारा को अपनाए रखा। हालांकि फिर ये साम्यवाद को सोवियत संघ को त्यागना पड़ा और फिर उसका विघटन हो गया। तो ये जो विचारधारा है इसको साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। और मार्क्सवाद अल्टीमेटली मार्क्स द्वारा प्रदान की गई ऐसी विचारधारा है जिसमें एंजल्स ने उनका साथ दिया। जो बुक आई दास कैपिटल, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि साम्यवाद आएगा ही। हालांकि ये मार्क्स की अपनी परिकल्पना हो सकती है, लेकिन अगर आपके सामने मार्क्सवाद या साम्यवाद जैसा कोई नाम न आए तो शायद आप कंफ्यूज नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि साम्यवाद है क्या। साम्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई वर्ग नहीं होता, समान अधिकार होते हैं, समान अवसर होते हैं और उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने चर्चा की मार्क्सवाद के बारे में। अभी भी कुछ ऐसे वाद, कुछ आइडियोलॉजीज हैं जो आपके बाकी हैं, उदारवाद है, नारीवाद है, उन सब पर हम अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।